पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने अरस्तू के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया। आज जो विषय हमारे सामने है वो एक तो उसका जो पॉलिटी यानी जो मध्यम वर्गीय जनतंत्र का विचार है, इसके अलावा उसका क्रांति संबंधी सिद्धांत क्या है, और फिर अंत में प्लेटो और अरस्तू को अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन तीन पक्षों पर विचार करेंगे। जैसा कि शासन प्रणालियों के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि अरस्तू ने 3 शुद्ध शासन और 3 विकृत शासन माने हैं, और प्लेटो की तरह वो भी ये मानता है कि आदर्श शासन प्रणाली तो एक ऐसा राजतंत्र है जिसमें कि अत्यंत विकसित बुद्धि वाला राजा हो और जो कि राज्य का संचालन करे। तो जो मोनार्की है वो आदर्श रूप से श्रेष्ठ है। यद्यपि उसने प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की अवधारणा के ऊपर विस्तार पूर्वक विचार नहीं किया। फिर उसने एक श्रेष्ठ राज्य की संरचना के कुछ भौगोलिक पक्षों पर भी विचार किया है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर भी विचार किया है कि उसका आकार कितना हो, उसकी जलवायु किस प्रकार की हो, वो समुद्र के निकट होना चाहिए जिससे कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से सुविधा रहे, नागरिकों का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, जो विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं वो कितने होने चाहिए। इन सब प्रश्नों पर उसने विचार अवश्य किया है, लेकिन वो विचार विमर्श एक प्रकार से स्केची है, अपर्याप्त सा प्रतीत होता है जब हम उसकी तुलना प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा से करते हैं। लेकिन जिस विषय पर उसने विस्तार से विचार किया वो ये कि व्यावहारिक रूप से श्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी होती है, प्रैक्टिकली बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसने आइडियली बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो विचार किया, लेकिन उसके बारे में या तो हमें पूरा विवरण नहीं मिलता, या उसने उस विषय को ज़्यादा विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन उसने पॉलिटी, जो कि प्रैक्टिकली बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में विस्तार से विचार किया है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि उसने सभी शासन प्रणालियों पर, शुद्ध और विकृत सभी शासन प्रणालियों के ऊपर भी बड़ी गहराई से विचार किया और एक प्रकार से उनका अनुभवात्मक और विश्लेषणात्मक विवेचन किया है, और बड़े दृष्टांत देकर यूनान के इतिहास से, यूनान के शासन प्रणालियों से अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है। जैसे कि उसने 5 प्रकार के राजतंत्र बताए हैं, इसी तरह से कुलीन तंत्र के भी कई प्रकार बताए हैं, इसी प्रकार से उसने लोकतंत्र के कई प्रकार बताए हैं, और उनके लिए उसने यूनान के इतिहास से दृष्टांत भी दिए हैं। तो उसने शासन प्रणालियों के प्रश्न पर काफ़ी विस्तार से विचार किया है अपने ग्रंथ में, और इसी संदर्भ में पॉलिटी की शासन प्रणाली, ये पॉलिटी जो कि प्रैक्टिकली बेस्ट स्टेट वो मानता है, उसके ऊपर भी उसने कई पक्ष रखे हैं। पहली बात तो ये है कि अरिस्टोटल ने ये मानता है कि पॉलिटी की व्यवस्था कोई नई बात नहीं है, और वो यूनान के इतिहास से प्रमाण देते हुए कहता है कि थेरामेनेस नाम के एक दार्शनिक ने 411 बीसी में, यानी 411 ईसा पूर्व, एक इस प्रकार के संविधान की धारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसलिए वो ये कहता है कि ये पॉलिटी का जो सिस्टम है, जो मध्यम वर्गीय जनतंत्र की प्रणाली है, वो
यूनान के इतिहास में पहले भी उसके ऊपर विचार हो चुका है और इसलिए वो उसी संदर्भ में कुछ अपनी तरफ से कुछ बातों को प्रस्तुत करता है। पहली बात तो ये है कि वो पॉलिटी के सामाजिक आधार पर विचार करता है और फिर वो पॉलिटी की राजनीतिक संरचना पर विचार करता है, क्योंकि और इसलिए बहुत सारे जो आज के विद्वान हैं वो एरिस्टोटल को एक पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अरस्तु भी ये मानता था कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है या जो सामाजिक संरचना होती है उसका राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक तंत्र को गहराई से प्रभावित करती है। तो उस अर्थ में एरिस्टोटल केवल पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी नहीं है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट भी है। और जब वो मध्यम वर्गीय जनतंत्र पर विचार करता है तो वो कहता है कि जो मध्यम वर्गीय जनतंत्र इसलिए श्रेष्ठ है कि उसका सामाजिक आधार मध्यम वर्ग होता है, मिडिल क्लास होता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि हर समाज में मुख्य रूप से 3 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। एक तो जो अत्यंत धनी होते हैं, रिच होते हैं, वेरी रिच क्लास एक तो होता है। एक अत्यंत निर्धन वर्ग होता है और एक मध्यम वर्ग होता है जो ना बहुत धनी है ना बहुत निर्धन है, बल्कि जिसके पास एक समुचित मात्रा में संपत्ति होती है। और उसका ये कहना है कि आप अगर किसी भी राज्य के ऊपर दृष्टिपात करें तो मध्यम वर्ग वहाँ का सबसे बड़ा वर्ग होता है और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है। रिच और पुअर तो संख्यात्मक दृष्टि से थोड़े ही होते हैं। अब जब मध्यम वर्ग एक प्रधान वर्ग होता है तो जाहिर है कि शासन प्रणाली की स्थिरता और शासन प्रणाली की कुशलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि उसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हो और मध्यम वर्ग को समुचित महत्व दिया जाए। तो इसलिए वो ये कहता है कि क्योंकि यूनान में आए दिन राजनीतिक परिवर्तन होते रहते थे, आए दिन क्रांतियाँ होती रहती थीं, शासन प्रणालियाँ परिवर्तित होती रहती थीं, विद्रोह होते रहते थे, कूप्स होते रहते थे, तो राजनीतिक स्थिरता एक बहुत बड़ा प्रश्न थी यूनान के नगर राज्यों में। इसलिए राजनीतिक स्थायित्व की खोज एक स्वाभाविक उनकी इच्छा थी और अरस्तु इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खोज में इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वो शासन तंत्र व्यावहारिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ शासन तंत्र होगा जो कि मध्यम वर्ग की महत्ता पर आधारित हो, जिसको वो गोल्डन मीन कहता है, स्वर्णिम मध्यम मार्ग कहता है। एथिक्स में वो इस स्वर्णिम मध्यम मार्ग का प्रतिपादन कर ही चुका था और उसको हम लोगों ने पहले के व्याख्यान में देखा कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग होता है। वर्च्यू इज़ द मीन बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, जो कि जिसको हम देख चुके हैं। तो इसी तरह से वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वो स्टेबल होगा, वो स्ट्रांग होगा जो कि इस गोल्डन मीन पर आधारित होगा, यानी मध्यम वर्ग की प्रमुखता पर आधारित होगा। न केवल संख्या की दृष्टि से मध्यम वर्ग प्रबल होता है, बहुमत में होता है किसी समाज में, बल्कि मध्यम वर्ग अपने सोच में भी श्रेष्ठ होता है। उसमें एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है। और जब वो ये बात बताता है तो वो कहता है कि अधिक धनी और अधिक निर्धन होना दोनों दुर्गुण हैं, दोनों वाइसेस हैं। कारण यह है कि जो अधिक
धनी होते हैं उनके अंदर एरोगेंस होता है, अहंकार बहुत होता है। उनके अंदर नियम पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपने धन के बल पर वो नियम और अनुशासन को तोड़ने की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा होती है। वो तो इसलिए उनमें जो प्रवृत्ति होती है, यानी वो समझते हैं कि बस हम लोग कमांड देने के लिए हैं, आदेश देने के लिए हैं, हम लोग नियम पालन के लिए नहीं हैं। ऐसा उनके अंदर अहंकार होता है। तो इसलिए जो संपन्न वर्ग होता है, जो धनी वर्ग होता है, वो उसमें अवज्ञा का भाव देखने को मिलता है। उसमें एक डिसओबीडियंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो समझते हैं कि हम लोग तो धनी हैं, इसलिए हम लोग तो दूसरों को आदेश देंगे, हम किसी के आदेश का पालन ना करें, हम हर नियम से, हम हर कानून से ऊपर हैं। ऐसा उनके अंदर भाव होता है। जबकि जो निर्धन होते हैं वे अपनी निर्धनता के कारण बड़े दीनहीन बन जाते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, स्वाभिमान की कमी होती है और वो ये मान लेते हैं कि दूसरों के मार्गदर्शन में चलना या दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना यही हमारी नियति है। जिसको अरिस्टोटल कहते हैं कि जो निर्धन वर्ग होता है वो कमांड करने की शक्ति नहीं रखता, उसके अंदर केवल ओबे करने की प्रवृत्ति होती है। ये उसकी कमजोरी है। निर्धनता व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास समाप्त कर देती है, स्वाभिमान समाप्त कर देती है। और लेकिन एक, जैसा कि नागरिकता के सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि एक अच्छे नागरिक में के लिए आवश्यक है कि वो कमांड करने की भी उसके अंदर सामर्थ्य हो और ओबे करने की भी उसकी प्रवृत्ति हो, उसका स्वभाव हो। ये एक सिटीजन का लक्षण है कि he should have the capacity to command and he should have the humility to obey। दोनों चीज़ें जब होती हैं तब कोई नागरिक बनता है। और तब ये एक संतुलन है कि आपके अंदर कमांड करने की भी सामर्थ्य हो और आपके अंदर ओबे करने की भी सामर्थ्य हो। वो चीज़ हम मध्यम वर्ग में देखते हैं, क्योंकि जो मध्यम वर्ग होता है वो हर प्रकार की अति से, हर प्रकार के एक्सट्रीम से दूर होता है और इसलिए उसके अंदर एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है उसकी सोच में, उसके स्वभाव में। वो नियम निर्माण भी कर सकता है, नियम वो आदेश देने की सामर्थ्य भी रखता है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी भी होती है कि वो नियमों का पालन भी करे, नियमों का आदर भी करे। तो इसलिए वो ये मानता है कि धनी लोगों का शासन भी अस्थिर रहेगा और निर्धनों का शासन भी अस्थिर रहेगा। धनी लोगों के शासन को वो ऑलिगार्की कहता है, वर्गतंत्र कहता है। तो वर्गतंत्र में धनिकों का जो अहंकार है वो फिर जनता को अप्रिय होने लगता है और इसलिए जनता देर सवेर उस शासन के खिलाफ विद्रोह कर देती है। और डेमोक्रेसी जो कि निर्धनों का शासन है, उस निर्धनों के शासन में जनता में अराजकता बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की या आदेश देने की क्षमता निर्धनों में होती नहीं। लिहाजा वो धीरे धीरे अराजकता में परिणत हो जाता है और इस प्रकार से लोकतंत्रों का बुरा हश्र होता है। तो इसलिए जो पॉलिटी है वो ऑलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच का मार्ग है। यानी अरिस्टोटल ये कहता है कि बेस्ट स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ टू परवर्जन्स। दो विकृत शासन प्रणालियों से एक व्यावहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ राज्य की रचना होती है। ऑलिगार्की भी परवर्टेड स्टेट है और डेमोक्रेसी भी परवर्टेड स्टेट है अरस्तू की मान्यता के अनुसार। इन दोनों की अच्छाइयों को लेकर, इन दोनों के तत्वों को लेकर एक जो पॉलिटी के नाम से या सर्वजनतंत्र के नाम से जो व्यवस्था बनती है
वो एक व्यावहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से और तो इसलिए पॉलिटी न्यूमेरिकली भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग होता है समाज का, इसलिए संतुलन बना रहता है। और क्योंकि मध्यम वर्ग में एक नागरिक के जो गुण होते हैं वे भी विद्यमान होते हैं, वे निर्णय भी ले सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, कानूनों के प्रति एक आज्ञाकारिता का भाव भी उनके अंदर होता है, उनके सोच में, उनके चिंतन में किसी प्रकार की अतिवादिता नहीं होती। तो इसलिए क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी जब इन दोनों चीज़ों का संयोग होता है तो ऐसी शासन प्रणाली, स्थायी शासन प्रणाली होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसलिए वो मध्यम वर्गीय जनतंत्र को, मिडिल क्लास डेमोक्रेसी को व्यावहारिक दृष्टि से सबसे अच्छा संविधान मानता है। तो ये तो उसकी सोशल फाउंडेशंस हैं कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी इज़ रूटेड इन मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में क्योंकि ये रूटेड है इसलिए ये एक बैलेंस्ड सिस्टम भी होगा, एक स्टेबल सिस्टम भी होगा। इसको आप मिक्स्ड स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलिगार्की और डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है, मिश्रित किया गया है, इसलिए एक अर्थ में ये मिश्रित राज्य भी है, मिश्रित संविधान भी है। दूसरी बात वो उठाता है कि ये जो पॉलिटी है इसका जो राजनीतिक ताना बाना होगा वो किस प्रकार का होगा। तो वो कहता है कि पॉलिटी का जो सबसे बड़ा सत्ता का, अथॉरिटी का केंद्र होगा वो तो एक्लेशिया होगा, यानी असेंबली होगी, विधायिका होगी। इस विधायिका में मध्यम वर्ग का प्राधान्य होगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन साथ साथ धनी और निर्धन वर्ग के लोग भी बैठेंगे। इस विधायिका में जाने की योग्यता संपत्ति भी होगी, लेकिन संपत्ति कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं, जैसा कि वर्ग तंत्र में कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है वही विधान बनाने का अधिकार रखते हैं। एक मॉडरेट वेल्थ जो है वो क्वालिफिकेशन होगी। वर्चुअस लोगों को भी, इसमें गुणी लोगों को भी लिया जाएगा, मध्यम वर्ग से ऐसे समझदार लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग, उनको भी इसमें स्थान मिलेगा। संख्या बल भी इसका होगा क्योंकि जो निर्धन वर्ग है उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस तरह से वो कहता है कि नंबर, वेल्थ और वर्च्यू तीनों का रिप्रेजेंटेशन उस असेंबली में होगा। संख्या और गुण और संपत्ति तीनों का रिप्रेजेंटेशन जिस असेंबली में होगा तो उस असेंबली में एक बैलेंस रहेगा, एक संतुलन रहेगा। ना संख्या हावी हो सकती है, ना धन हावी हो सकता है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, ना वर्चुअस लोग हावी हो सकते हैं, बल्कि वो एक तरह का चेक एंड बैलेंस रहेगा तीनों फोर्सेस के बीच में, तीनों प्रकार की शक्तियों के बीच में। और फिर उस विचार विमर्श से एक अच्छे कानून का निर्माण होगा, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण होगा। तो ऐसा उसका मानना है कि जो असेंबली है वो एक तरह से एपिसेंटर होगा, केंद्र होगा इस पॉलिटी का, और उस असेंबली में इन तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा। और इसलिए जो भी विधि निर्माण होगा, जो भी नियम निर्माण होगा, जो भी प्रशासन संबंधी निर्णय होंगे वे श्रेष्ठ होंगे, और जब श्रेष्ठ निर्णय होंगे तो प्रजा भी संतुष्ट रहेगी, और प्रजा के संतुष्ट रहने से फिर शासन भी स्थायी रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। फिर वो कहता है कि प्रतिनिधि चुनने में आप जो ऑलिगार्की का डिवाइस है उसको भी अपना सकते हैं, और जो डेमोक्रेसी का डिवाइस है उसको भी अपना सकते हैं, यानी इलेक्शन भी और सिलेक्शन भी। कि जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन पर बहुत बल देते हैं कि लोग चुन के आने चाहिए, ऑलिगार्की में सिलेक्शन होता है कि भाई ये धनी वर्ग है, ये पूंजीपति वर्ग है,
इसको स्थान मिलना चाहिए। तो इस पॉलिटी में ये दोनों डिवाइसेस के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। लॉटरी भी डाली जाएगी जहाँ ज़रूरत होगा, लॉट भी, इलेक्शन भी, सिलेक्शन भी, ये सभी डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाएंगे असेंबली का चयन करने में। और इस प्रकार से सभी लोगों को संतुष्टि होगी, सभी को सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई हमें भी आगे बढ़ने का या देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। इस आधार पर वो पॉलिटी की व्याख्या करता है। और जैसा कि डोनाल्ड रास, जो कि जिन्होंने अरस्तू पर एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, तो डोनाल्ड रास ये मानते हैं कि ये जो व्यवस्था थी वो यूनान के लिए अपरिचित व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि प्रचलन में तो ये नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस प्रकार के एक संविधान की रचना 411 बिफोर क्राइस्ट में की गई थी। और एक लॉ गिवर था थेरामेनिस, उसने इस प्रकार के एक संविधान की रचना की थी, ये विचार करते हुए कि भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम किसी सिटी स्टेट को दें जो कि स्टेबल हो और जो लोगों को संतुष्ट भी करे, लोगों का कल्याण भी करे। तो ये उसने पॉलिटी का इस प्रकार से चित्रण किया है और उसका मानना है कि व्यावहारिक दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। यद्यपि आइडियली उसका झुकाव, उसका रुझान उसी प्रकार का है जैसा कि प्लेटो का है कि जो अगर हमको एक ऐसा आदर्श राजा मिल जाए, वर्चुअस और वाइज, तो उससे अच्छी कोई शासन प्रणाली नहीं। लेकिन क्योंकि ऐसा बहुत व्यावहारिक परिस्थितियों में ऐसा बहुत कठिन है, लगभग असंभव है, तो फिर अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ राज्य किस प्रकार का होगा। तो एक पक्ष ये है। फिर उसने क्रांतियों के विषय पर भी विचार किया है, रेवोल्यूशन के ऊपर भी विचार किया काफ़ी विस्तार से। और उसका कारण यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूनान के नगर राज्यों में आए दिन शासन परिवर्तन होता रहता था और वहाँ पर शासन परिवर्तन यानी क्रांति शब्द यूनान में, रेवोल्यूशन शब्द यूनान में एक विशेष अर्थ में इस्तेमाल होता रहा। आजकल के अर्थ में ही केवल इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि आजकल कोई ब्लडी या कोई वायलेंट ओवरथ्रो हो गवर्नमेंट का, कोई रक्तपूर्ण तरीके से शक्ति प्रयोग के द्वारा शासन को उखाड़ दिया जाए तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, जनता के द्वारा या जनता के बहुमत के द्वारा। अरस्तु ने जो क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया है तो वो उस समय के संदर्भ में किया है कि जब शासन में कोई छोटा परिवर्तन भी क्रांति कहा जाता था। उदाहरण के तौर से अगर विधायिका के 2 सदन है लेकिन एक सदन को समाप्त कर दिया गया तो उस समय की मान्यता के अनुसार ये क्रांति हो गई। एक वर्गतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आ गया तो ये भी क्रांति हो गई। उसमें चाहे हिंसा हो या ना हो, ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। शासन में किया गया कोई मूल परिवर्तन, वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया हो, वो रक्तपूर्ण तरीके से किया गया हो, वो छोटा परिवर्तन हो या कोई बड़ा परिवर्तन हो, मेजर चेंज हो, एक शासन प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया गया हो या डेमोक्रेसी को मोर डेमोक्रेटिक बना दिया गया हो या डेमोक्रेसी को लेस डेमोक्रेटिक बना दिया गया हो, ये सब चीज़ें क्रांति की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसलिए अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग उस समय जो राजनीतिक जीवन की जो शब्दावली थी उसके अनुसार किया। अगर हम उसको आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ मिसकंसेप्शंस पैदा हो सकते हैं। तो इस आधार पर वो ऐसा इसलिए क्योंकि यूनान में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती थीं। शासन परिवर्तन छोटे या बड़े, कभी
किसी शासन प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया, कभी किसी शासन प्रणाली के किसी एक अंग को समाप्त कर दिया गया, कभी किसी शासन प्रणाली की मात्रा में बढ़ोतरी या घटोतरी हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं यूनान की राजनीति में होती रहती थीं, और क्योंकि बहुत अधिक होती रहती थीं तो इसलिए अरस्तु जैसे एम्पेरिसिस्ट का, अनुभववादी का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का उधर ध्यान जाना स्वाभाविक था। इसलिए अरस्तु ने क्रांति के ऊपर बहुत विस्तार से विचार किया है अपनी पुस्तक में। अब जहाँ तक क्रांति के कारणों का प्रश्न है तो उसने कहा कि क्रांति के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। एक तो क्रांति का बुनियादी या मूल कारण या बेसिक काज ऑफ रेवोल्यूशन, दूसरा क्रांति के जो जर्नल काजेज होते हैं, सामान्य कारण, जिसके अंतर्गत वो मनोवैज्ञानिक कारणों को शुमार करता है, और फिर विशिष्ट कारण क्रांतियों के। इस प्रकार से उसने क्रांति के इन 3 कारणों पर विचार किया है। क्रांतियों का मूल कारण यानी सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है सर्च फॉर इक्वलिटी, समानता की खोज। समानता की खोज के लिए क्रांति होती है। अब ये समानता की खोज का क्या मतलब है, इसको अरस्तु ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है। इक्वल्स रिवोल्ट इन ऑर्डर टू बी सुपीरियर्स, कि जो इक्वल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो समानता को, जो सभी को समाज में, अगर समाज में समान माना जाता है तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम तो सुपीरियर हैं, हम तो और लोगों से श्रेष्ठ प्रकार के हैं। तो वो ये जो समानता का विचार प्रचलन में है, ये विचार उनको व्यथित करता है। अगर किसी राज्य में, किसी संविधान में इक्वलिटी का विचार प्रचलन में है तो जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो कि अपने को सुपीरियर मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और जो प्रचलित समानता से घृणा करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, उसको राज्य के पतन का कारण मानते हैं, तो वो अंततः रिवोल्ट कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। स्थापित शासन प्रणाली जिसमें समानता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर दूसरी शासन प्रणाली कायम कर देते हैं। तो जब समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में समानता की धारणा का अत्यधिक प्रचलन कुछ लोगों को व्यथित करती है, जो अपने को सुपीरियर समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, और वो श्रेष्ठ लोग एक स्टेज पर आकर उस शासन प्रणाली को उलटने का, समाप्त करने का कार्य कर देते हैं। तो ये लोग समानता को नापसंद करते हैं, इसलिए क्रांति करते हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरी स्थिति होती है, इन्फीरियर्स रिवोल्ट इन ऑर्डर टू बी इक्वल्स, कि जिस समाज में बहुत विषमता है तो वहाँ पर जो लोग पीछे हैं या जो लोग पिछड़े हैं, वे लोग उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं जो कि उनसे सुपीरियर हैं, या उनसे श्रेष्ठ हैं, या उनसे श्रेष्ठ स्थिति में हैं। तो ऐसे जो इन्फीरियर लोग होते हैं वो कहते हैं कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और इसलिए ये इन्फीरियर लोग इकट्ठे होकर एक स्ट्रेटजी बनाकर जो स्थापित शासन है, जो कि इन इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, विषमता की वृद्धि कर रहा है, जिसमें कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, तो ये जो इन्फीरियर लोग हैं वो इक्वल बनने की इच्छा उनकी होती है। उनकी समानता की खोज इस प्रकार की होती है कि वो इन्फीरियरिटी से मुक्त होना चाहते हैं, पिछड़ी स्थिति से मुक्त होकर वे भी समान स्थिति की कामना करते हैं, और अंततः वे
समझते हैं कि अब व्यवस्था को बदले बगैर ये हो नहीं सकता है, तो वो विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। तो ये समानता की जो खोज है, सर्च फॉर इक्वलिटी, ये क्रांतियों का सबसे बड़ा कारण होती है, उसका मूल कारण होती है, उसका बेसिक काज होती है। इसलिए वो कहता है कि equals revolt in order to be superior and inferior revolts in order to be equals। ये क्रांति का मूल कारण होता। फिर उसने अनेक भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारणों को भी क्रांति के लिए उत्तरदायी माना है, और इसमें उसने अनेक भावनाओं का उल्लेख किया है कि जैसे एवेरिस है, लालच है, या जैसे कि भय है, या जैसे कि सेक्सुअल लव है, प्रेम लव स्कैंडल्स हैं, उनके कारण भी क्रांति हो जाती हैं, भय के कारण भी क्रांति हो जाती है, लालच के कारण भी क्रांति हो जाती है। तो यहाँ पर उसने बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, उसको भी उसने क्रांतियों का कारण माना है कि इनके कारण भी क्रांतियाँ होती हैं। और फिर उसने क्रांतियों के विभिन्न शासन प्रणालियों में अलग अलग कारण भी बताए हैं, जिनको कि हम पर्टिकुलर रीजंस या पर्टिकुलर काजेस कहते हैं रेवोल्यूशन के, कि डेमोक्रेसी में क्रांति क्यों होती है। तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी में धीरे धीरे जब अराजकता बढ़ने लगती है, तो उस बड़ा अराजकता से त्रस्त होकर लोग क्रांति कर देते हैं। या ओलिगार्की में क्रांति क्यों होती है, वर्ग तंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि जो धनी वर्ग है वो उसमें अहंकार इतना बढ़ जाता है, वो समाज की संपत्ति को अपने तक केंद्रित कर लेता है, जिसके कारण लोगों को बड़ा कष्ट होता है, उनको बड़ा रोष होता है, और अंततः वो उस प्रणाली को अंत करने के लिए क्रांति कर देते हैं। या धनिकों के बीच आपसी जो षड्यंत्र होते हैं, उनके कारण भी कभी कभी क्रांतियाँ हो जाती हैं। या और इसी प्रकार से तानाशाही में यानी निरंकुश तंत्र में, इसी प्रकार से राजतंत्र में क्यों क्रांतियाँ होती हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में रेवोल्यूशंस क्यों होती हैं, इसके ऊपर भी उसने विस्तार से विचार किया। तो इस प्रकार से उसने क्रांति के 3 कारणों के ऊपर विचार किया है। क्रांति का मूल कारण, क्रांति के सामान्य कारण और क्रांतियों के विशेष कारण, और अंततः उसके ऊपर उसका उपचार क्या है, उसका निदान क्या है, इसके ऊपर विचार किया। और उसने कई उपचार बताए हैं कि जो डेमोक्रेसी में अगर क्रांति जिस कारण से होती है उस कारण को दूर किया जाए, वर्ग तंत्र में जिस कारण से क्रांति होती है उसको दूर किया जाए तो क्रांति नहीं होगी। लेकिन कुछ सामान्य बातें वो ये कहता है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि देखिए, जब लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो क्रांति होने की, जब शासक वर्ग अपनी शक्तियों का, अपने पद का दुरुपयोग करता है तो ये प्रजा से सहन नहीं होता और प्रजा अंततः क्रांति कर देती है। When the ruling class makes money out of office, this becomes intolerable to the people and they revolt। अपने पद से धन कमाना, जिसको आजकल हम लोग करप्शन कहते हैं, कि जो करप्शन है ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसलिए अगर आपको क्रांतियों से बचना है और शासन तंत्र को स्थायी बनाए रखना है, तो जो शासक वर्ग है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट मेक मनी आउट ऑफ देयर ऑफिसेस। तो एक तो वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो शासक वर्ग है वो अपने पद का सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि ये प्रजा को बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात वो कहता है कि लोगों में अगर अपने संविधान में पूर्ण विश्वास है, आस्था है, तो क्रांति नहीं होगी। अगर जनमानस ने, जनता ने स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इम्बाइब कर लिया है, यानी संविधान उनके दिल में रचता बसता है, संविधान केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं है,
वो कोई बाह्य चीज़ नहीं है। संविधान तो हमारी हृदय में, हमारी आत्मा में उसका वास होना चाहिए। अगर कोई संविधान, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अगर स्टेबल बनाना हो तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के प्रति लोगों के मन में आस्था, श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थायी रहेंगी, वहाँ पर क्रांति की संभावना कम से कम होगी। फिर वो ये भी कहता है कि समाज में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों की, जो नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, कितने भी स्मॉल चेंजेस क्यों ना हो, लेकिन अगर वे निगेटिव हैं तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े विद्रोह का स्वरूप ले लेती हैं, बड़ी विकृति का स्वरूप ले लेती हैं। इसलिए समाज को और शासक वर्ग को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, वे हमें संविधान के आदर्शों की ओर ले जा रहे हैं या संविधान के आदर्शों से विमुख कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की जो स्मॉल चेंजेस हैं, अगर आप इनको निगलेक्ट करेंगे तो ये जो स्मॉल चेंजेस को निगलेक्ट करने की कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से उसने कुछ उपाय बताए हैं और उसने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की है रेवोल्यूशन की। उसके बाद बोधा ने फ्रांस में 16वीं शताब्दी में इस पक्ष को फिर से उठाया। यानी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अरस्तु के बाद लगभग 2000 वर्ष के बाद क्रांति का प्रश्न फिर से चिंतन के केंद्र में आया, और वो था जबकि जे बोधा ने फ्रांस में इस विषय पर विचार किया। आधुनिक काल में तो क्रांति एक महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक विश्लेषण का। लेकिन जैसा कि आज के राजनीतिक विचारक कहते हैं कि जितने भी क्रांतियों के कारण हैं वे अरस्तु ने गिना दिए हैं, उनके अतिरिक्त अब क्रांति का कोई कारण हम खोज नहीं सकते। इतना विस्तृत विवेचन उसने रेवोल्यूशन का किया है कि आज भी जो क्रांतियाँ होती हैं उनके कारण हमें अगर खोजने हैं तो वो भी अरस्तु के विश्लेषण में, उसके विवेचन में हमें मिल जाएंगे। इस अर्थ में अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत का महत्व है। तो ये सब अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के मुख्य पक्ष हैं। अब अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम लोगों ने 2 यूनानी दार्शनिकों को पढ़ा, और ये दोनों यूनानी दार्शनिक जो हैं वो पाश्चात्य दर्शन के या पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के 2 मूल स्तंभ माने जाते हैं। और एक बड़े विचारक हमारे युग, समीक्षक हमारे युग के हैं R.N. बर्की। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। द पॉलिटिकल फिलॉसफीज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल are the original twin pillars of the whole subsequent edifice of Western political thought। कि जो बाद में पश्चिम में जो राजनीतिक चिंतन का जो विशाल प्रासाद, जो विशाल भवन निर्मित हुआ, उसके 2 मुख्य स्तंभ प्लेटो और अरस्तु, जो उसके जो ओरिजिनल ट्विन पिलर्स जो हैं वो प्लेटो और अरस्तु हैं। इसलिए इनका इतना महत्व है। तो इस दृष्टि से प्लेटो और अरस्तु दोनों का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ही नहीं बल्कि दर्शन के इतिहास में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन साथ साथ ये भी एक चर्चा का और विवाद का विषय रहा है कि क्या प्लेटो और अरस्तु में कोई मौलिक मतभेद है, या उनमें जो मतभेद हमें दिखाई पड़ता है वो सतही है, सुपरफिशियल है। मूलतः दोनों का दृष्टिकोण एक ही प्रकार का है। और ये प्राचीन काल में भी इस प्रकार का प्रश्न उठा और आधुनिक काल में भी उठा, और इसको तो सबसे अच्छे तरीके से
16वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं रैफेल। उनकी एक उनका एक जिसको कहते हैं एक भित्ति चित्र है, एक दीवार पर पेंटिंग है उनकी 16वीं शताब्दी की, जिसमें वो प्लेटो और अरस्तु को साथ साथ उसने चित्रित किया है और उसके आसपास तमाम दूसरे दार्शनिक लोग खड़े हुए हैं। और उसमें प्लेटो जो है, प्लेटो के हाथ में एक ग्रंथ है, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है टाइमस। और प्लेटो उस ग्रंथ को एक हाथ में पकड़े है और दूसरे हाथ से अपनी उंगली को आकाश की तरफ कर रहा है। और प्लेटो का ये स्वरूप है। और अरस्तु जो है वो अपने हाथ में अपनी पुस्तक एथिक्स को पकड़े है और वो पृथ्वी की ओर संकेत कर रहा है। तो रैफेल ने 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु के अंतर को इस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से, जो कि बड़ा ऐतिहासिक चित्र है, बड़ा प्रसिद्ध चित्र है, उसके माध्यम से उसने प्रस्तुत किया। यानी रैफेल ये कहना चाहता था कि प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट है। प्लेटो जो है उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर है, आकाश की ओर है, वो स्वप्नदर्शी है, जिसको हम लोग कहते हैं यूटोपियन है। और जो अरस्तु है उसकी निगाह, उसके पैर भूमि पर हैं, ज़मीन पर हैं और वो प्रैक्टिकल है। और प्लेटो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यूटोपियन है, इमेजिनेटिव है। और जो एरिस्टोटल है वो प्रैक्टिकल है, कॉमन सेंसिकल है, रियलिस्टिक है। तो ये जो दोनों अंतर दोनों के बीच में किया जाता है, इस तरह से दोनों दार्शनिकों के बीच में एक अंतर किया जाता रहा है। और ये प्राचीन काल से ऐसा रहा है कि प्लेटो को आइडियलिस्ट और यूटोपियन और एरिस्टोटल को रियलिस्ट और साइंटिफिक बताया जाता रहा। और इसका कुछ औचित्य भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये जो डिस्टिंक्शन किया जाता है उसका कोई आधार नहीं, उसका एक जस्टिफिकेशन भी है, उसका एक कारण भी है। और लेकिन अब इसमें एक चीज़, पहली बात तो ये है कि अरस्तु जो था वो 20 वर्ष तक प्लेटो की एकेडमी में रहा और 20 वर्ष तक प्लेटो की एकेडमी में एक विद्यार्थी के रूप में भी रहा और शिक्षक के रूप में भी रहा। बाद में उसने प्लेटो की एकेडमी छोड़ दी और उसने अपनी शिक्षा संस्था लीशियम की स्थापना की। जो समीक्षक हैं वो इसमें भी प्लेटो और अरस्तु के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना है कि अरस्तु एकेडमी का अध्यक्ष बनना चाहता था प्लेटो की मृत्यु के बाद, लेकिन उसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्लेटो के एक दूसरे साथी को, सहयोगी को अध्यक्ष पद दे दिया गया एकेडमी का। तो अरस्तु ने रिवोल्ट करके, विद्रोह करके अपनी एक पैरेलल शिक्षा संस्था लीशियम के नाम से खड़ी कर दी। तो इसका मतलब यह है कि एक एरिस्टोटल में एक रिबेलियस स्ट्रीक भी है, एक विद्रोही कुछ उसका अंदाज भी नज़र आता है। लेकिन हमें ये चीज़ कही तो जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें तो ये तो तर्क कोई बहुत सही तर्क नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एरिस्टोटल प्लेटो का बहुत प्रिय शिष्य था, या शायद सबसे अधिक प्रिय शिष्य था, उसका सहयोगी था, सबसे प्रिय सहयोगी था। अध्यक्ष उसको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो एथेनियन नहीं था, एथेंस का नागरिक नहीं था, वो स्टेगिरा का रहने वाला था। और क्योंकि जो शिक्षा संस्था थी, जो एकेडमी थी, वो तो एथेंस में थी, तो ये एक विचार था कि भाई एथेंस का ही कोई व्यक्ति अब प्लेटो के बाद इसके अध्यक्ष पद को संभाले, और इसलिए एरिस्टोटल को वो पद नहीं दिया गया। इसका भी विवरण और प्रमाण हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में और दूसरे विवरणों में मिलता है। तो ये भी एक पक्ष है जिसको कि लोग इस तरह से प्लेटो एरिस्टोटल में एक भेद करने में या उनके बीच एक दूरी दिखाने में इसका प्रयोग करते हैं।
तो अब ये प्रश्न ये है कि जो अरस्तु प्लेटो के साथ 20 वर्ष तक रहा और जिसके बारे में प्लेटो ने यहाँ तक कहा कि ही इज़ द नाउस ऑफ द एकेडमी, कि वो इस एकेडमी का मस्तिष्क है, उनके बीच जो मतभेद या जो मत भिन्नता हो सकती थी वो कितनी हो सकती थी, कहाँ तक हो सकती थी, ये एक प्रश्न होता है। कई डनिंग जैसे कई जो समीक्षक हैं, जो विद्वान हैं राजनीतिक चिंतन के, उनका कहना है कि दोनों के बीच डिफरेंसेस ऑफ व्यू है, लेकिन वो डिफरेंस टेम्परामेंट का है या थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल है, सब्सटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। उनके जो मूल विचार हैं उनमें कोई बहुत भेद नहीं है। हाँ, दोनों के टेम्परामेंट, दोनों की स्वभाव, दोनों की मानसिक रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की थी और दोनों ने इसलिए थोड़ा मेथोडोलॉजी में भी भिन्नता है, दोनों की पद्धति में भी भिन्नता है, लेकिन जो सब्सटेंस ऑफ थॉट है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और यहाँ तक कि सेबाइन ने लिखा ही है, जॉर्ज सेबाइन ने, कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एरिस्टोटल्स फिलॉसफी वेर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम हिज मास्टर, कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं यानी जो मूल सिद्धांत हैं अरस्तु के चिंतन के, वे उसको अपने मास्टर, अपने गुरु यानी प्लेटो से ही प्राप्त हुए। ये सेबाइन ने लिखा है अपनी पुस्तक में। तो इसलिए दोनों में मतभेद है, मत भिन्नता है, जैसा कि दो महान दार्शनिकों में होगी। वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी नहीं हो सकते, उनकी एक अपनी कुछ उनकी अपनी भी डिस्टिंक्टिवनेस होगी, उनकी अप्रोच अलग अलग प्रकार की होगी। तो वो प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच वो भेद तो है, जो टेम्परामेंटल जो डिफरेंस है वो है, और इसलिए थोड़ा सा अप्रोच में, मेथोडोलॉजी में डिफरेंस दिखाई पड़ता है। और ये इस विषय को जॉर्ज सार्टन और वार्नर फिटे, ये जो दो बड़े विद्वान हुए, इन्होंने इसको अंडरलाइन भी किया है, उठाया भी है। उनका ये कहना है कि दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर प्लेटो और अरस्तु में हमें स्पष्ट रूप से मत भिन्नता दिखाई पड़ती है। और सबसे पहला तो मेटाफिजिक्स में जो उसने प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया, और इसको हम लोग पहले देख भी चुके हैं, इसलिए अब दोबारा उसका पुनर्कथन करने की आवश्यकता नहीं कि प्लेटो जो है वो फॉर्म को इंडिपेंडेंट मानता है मैटर से, एटर्नल मानता है, और अरस्तु मानता है कि जो फॉर्म होती है वो मैटर में ही विद्यमान होती है, और इसकी उन्होंने अपने तरीके से व्याख्या की है दोनों ने। तो इसलिए फॉर्म और मैटर के रिलेशन को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है, लेकिन फॉर्म भी है और मैटर भी है, इसको दोनों मानते हैं, लेकिन उनका रिलेशन क्या है इसको लेकर प्लेटो और अरस्तु में मत भिन्नता है। इसको हम लोग पहले देख भी चुके हैं। फिर दोनों की जो मेथोडोलॉजी है, जो पद्धति है, उसमें भी अंतर है। प्लेटो की जो का जो स्टाइल है वो लिटरेरी स्टाइल है, पोइटिक स्टाइल है, काव्यात्मक शैली में, साहित्यिक शैली में बड़े सुंदर शब्दों और सुंदर वाक्यों जिनमें असाधारण आकर्षण है, इस प्रकार से वो अपने ग्रंथों की रचना करता है। एनोलॉजीज़ का, रूपकों का, उपमाओं का बहुत प्रयोग करता है। जो मूल सिद्धांत उसके हैं उन्हीं से वो सारे डिडक्शंस करता है, इसलिए उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो डिडक्टिव या डायलॉजिकल है। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन एरिस्टोटल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो तो इसेंशियली एक बायोलॉजिस्ट था, तो एक बायोलॉजिस्ट की तरह उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी लॉजिकल है।
बड़े लॉजिकल तरीके से, एम्पिरिकल, साइंटिफिक, एनालिटिकल तरीके से वो चीज़ों को टेकअप करता है, उनका विश्लेषण विवेचन करता है। यानी उसका जो मेथड है वो एम्पिरिकल है, इंडक्टिव है, लॉजिकल है। उसमें वो जो पोइटिक फ्लरिश हमें प्लेटो में दिखाई पड़ता है वो वहाँ पर नहीं है। इसलिए अरस्तु की रचनाएं थोड़ा सा नीरस हो जाती हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए 19वीं शताब्दी के चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अरस्तु की बड़ी प्रशंसा की, उसकी शैली की, उसके मेथोडोलॉजी की, उसकी अप्रोच की, और कहा कि भाई साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसको हमें अरस्तु से सीखना चाहिए कि कैसे चीज़ों को, कैसे डाटा का कलेक्शन और फिर उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और फिर उसका कोरिलेशन और फिर उसका क्लासिफिकेशन और फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालना, उससे कुछ कंक्लूजन्स को डिराइव करना। तो ये जो सब इतने एलेबोरेट तरीके से एरिस्टोटल करता है, तो ये उसकी शैली की अपनी विशिष्टता है। इसलिए हम लोगों ने ये भी देखा कि उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसीलिए कहा भी जाता है। हालांकि साइंस शब्द का जो आज अर्थ है वो पहले अर्थ नहीं था, पहले साइंस शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो इसलिए हम लोग उसको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह देते हैं या फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों जो मेथड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। इंडक्शन और डिडक्शन ट्रुथ तक पहुंचने में दोनों उपकरण सहायक होते हैं, दोनों अप्रोचेस सहायक होती हैं। यू कैनॉट बी एक्सक्लूसिवली डिडक्टिव, यू कैनॉट बी एक्सक्लूसिवली इंडक्टिव, क्योंकि दोनों जो अप्रोचेस हैं, दोनों जो मेथड्स हैं, जब हम उनको जुडिशियसली यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब हम सत्य तक पहुंचते हैं। और प्लेटो अरस्तु, ये अलग बात है कि वो किसको एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं, वो टेम्परामेंटल एक डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेटो एम्पिरिकल जो अप्रोच है उसके महत्व को नहीं जानता, या अरिस्टोटल जो है वो फिलॉसफिकल अप्रोच का जो महत्व है इसको नहीं जानता, ऐसा हम नहीं कह सकते। और जैसा कि हमने देखा कि स्वयं प्लेटो का जो अनुभव था व्यावहारिक राजनीतिक जीवन का, वो बड़ा विशद था, बड़ा व्यापक था। तो लेकिन हाँ, एम्फेसिस का डिफरेंस हो सकता है कि कोई किसी को किसी तरह से किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है, कोई किसी दूसरी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये भी है, डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस को उसको ओवर स्ट्रेच करना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, उसको बहुत ही एक्सक्लूसिव बना के नहीं हमें चलना चाहिए। तो एक पक्ष फिर प्लेटो के कई विचारों की एरिस्टोटल ने आलोचना भी की है। जैसे कि प्लेटो का जो प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने स्वीकार नहीं किया, उसका जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, राज्य की एकता का क्या स्वरूप है, इसके बारे में अरस्तु की मान्यता थोड़ी भिन्न प्रकार की है। तो कम्युनिज़्म को उसने क्रिटिसाइज़ किया है, इसको हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो फैमिली का कम्युनिज़्म हो, चाहे प्रॉपर्टी का कम्युनिज़्म हो। तो यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से अपने को और उसके आर्गुमेंट्स भी सार्थक हैं, महत्वपूर्ण हैं। और इस प्रकार से अब कुछ लोग ये मानते हैं कि वो जो आर्गुमेंट्स हैं वो थोड़ा सा प्लेटो की मिसअंडरस्टैंडिंग पर भी आधारित हो सकते हैं। लेकिन अब जो भी हो, वो अपने को प्लेटो से इस मामले में वो अपने अलग विचार का प्रतिपादन करता है। तो राजनीतिक विषयों पर भी उसकी प्लेटो से पूर्ण सहमति हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये सब जो दोनों के बीच में एक मतभिन्नता है, ये मतभिन्नता है और इसको एम्फेसाइज किया भी गया है। और प्रोफेसर मैक्सी ने उसका कारण भी बताया है कि इस मतभिन्नता के पीछे उद्देश्य क्या है।
तो प्रोफेसर मैक्सी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। प्लेटो सीक्स ए सुपरमैन हु विल क्रिएट ए स्टेट एज गुड एज ऑट टू बी। कि प्लेटो एक सुपरमैन की खोज कर रहा है जो एक श्रेष्ठतम राज्य की रचना का उपकरण बन सके, का साधन बन सके। तो प्लेटो की खोज एक सुपरमैन की खोज है, एक अति मानव की खोज है। अरस्तु की खोज एक अति विज्ञान की, एक सुपर साइंस की खोज है कि जो इस संसार की जो परिस्थितियां हैं, जो इस संसार की राजनीति जिस प्रकार की होती है, उसमें एक अच्छा शासन तंत्र स्थापित किया जा सके। एरिस्टोटल सीक्स ए सुपर साइंस which will create a state as good as can be। प्लेटो एक ऐसे स्टेट की रचना करता है as good as ought to be, होना चाहिए, आदर्श राज्य उसकी चिंता, उसका कंसर्न है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए। एरिस्टोटल की चिंता है कि राज्य को हम इस राज्य इतना अच्छा हो सकता है इस संसार की जो परिस्थितियां हैं, इस संसार की राजनीति का जो स्वरूप है उसमें। तो इसलिए दोनों का राजनीति को देखने का जो नज़रिया है वो भिन्न है। एक सुपरमैन की तलाश कर रहा है, दूसरा सुपर साइंस की तलाश कर रहा है। तो जाहिर है उनकी अप्रोच की भिन्नता स्पष्ट हो जाती है, लेकिन दोनों की खोज अंततः श्रेष्ठता की है। प्लेटो शायद श्रेष्ठता को एक किसी महामानव में ढूंढता है और एरिस्टोटल श्रेष्ठता को किसी महाविद्या में ढूंढता है। तो ये फ़र्क है, लेकिन एक अर्थ में दोनों एक श्रेष्ठ राज्य के लिए प्रयत्नशील हैं। उसके मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक श्रेष्ठ राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मैक्सी ने स्पष्ट किया कि जो दोनों की नज़रिए में जो भिन्नता है, जो उनकी अप्रोच में, जो उनकी विज़न जिस तरह की है, वो क्योंकि भिन्न प्रकार की है, इसलिए थोड़ा हमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम, जैसा कि डनिंग ने कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा, कि जो सब्सटेंस ऑफ थॉट है वहाँ पर कोई अंतर नहीं है। या सेबाइन भी यही कहते हैं कि सारे जो प्रिंसिपल्स, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं एरिस्टोटल के, वो वही हैं जो कि प्लेटो के। अब ये चीज़ इसमें इसका भी कारण है। पहली बात, दोनों जो हैं वो टेलोलॉजी को केंद्रीय स्थान देते हैं, उद्देश्य मूलकता, कि व्यक्ति या संस्थाओं की परिभाषा या उनके स्वरूप का निर्धारण उनके उद्देश्य से होता है। ये अलग बात है कि एरिस्टोटल ने टेलोलॉजी को बहुत विस्तृत रूप से हमारे सामने रखा, लेकिन यही टेलोलॉजी अगर आप रिपब्लिक को पढ़ें या प्लेटो के दूसरे डायलॉग्स पढ़ें तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से विद्यमान दिखाई पड़ती है। तो दोनों उद्देश्य मूलकता से प्रेरित हैं कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, राज्य या दूसरी संस्थाओं के जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य है सद्जीवन की प्राप्ति, गुड लाइफ। और यहीं से एक दूसरी समानता कि एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों अन्योन्याश्रित हो गए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। प्लेटो के लिए भी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो एथिकल लाइफ के बिना संभव नहीं, एरिस्टोटल के लिए भी, यानी एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, ये दोनों लोग मानते हैं। सद्जीवन की प्राप्ति, सद मनुष्य का निर्माण। और इसको हम देखिए कि जब, और दोनों ने जो मनुष्य की जो व्याख्या की है वो भी एक ही प्रकार की है कि मनुष्य, मानवीय आत्मा के जो 3 पक्ष होते हैं, अरस्तु भी मानता है, प्लेटो भी मानता है। जो ट्रिपार्टाइट जो डिवीज़न है सोल का, उसको दोनों लोग मानते हैं। और उनकी हायरार्की क्या है कि रीज़न जो है वो सुपीरियर है और बाकी चीज़ें
उनके नियंत्रण में होनी चाहिए, इसको भी दोनों लोग मानते हैं। इसीलिए दोनों ने शिक्षा के ऊपर बड़ा बल दिया है। यद्यपि एजुकेशन के बारे में पॉलिटिक्स में कुछ अधूरा विवरण मिलता है, हो सकता है अरस्तु ने लिखा हो वो प्राप्य ना हो, लेकिन जो मिलता है उसको अगर हम पढ़ें और जो प्लेटो ने शिक्षा के विषय में कहा है तो उसमें बिल्कुल साम्यता है, सादृश्यता है। क्योंकि एक मनुष्य की रचना करने में और एक श्रेष्ठ राज्य की रचना में शिक्षा की कितनी केंद्रीय भूमिका होती है, इसको दोनों स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार और साथ साथ ये भी है कि जो दोनों की, जैसा कि मलफोर्ड सिपली ने लिखा कि दोनों की जो प्रेजुडिसेस हैं वो भी कॉमन है। यानी दोनों नगर राज्य को ही श्रेष्ठ राज्य का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप मानते हैं, कोई भी, जबकि उस समय नगर राज्य का सूर्यास्त हो रहा था, साम्राज्य की धारणा आ रही थी। अरस्तु के बाद तो फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैकेडोनिया के राजा ने नगर राज्यों को समाप्त ही कर दिया आक्रमण करके। लेकिन फिर भी दोनों, प्लेटो और अरस्तु, अपने को हमेशा नगर राज्य के संदर्भ में देखते हैं, नगर राज्य के संदर्भ में विचार करते हैं। उनके लिए जो सिटी स्टेट है वो एक आइडियल कम्युनिटी है, उसके अलावा वो राज्य के, उससे भिन्न किसी राज्य के स्वरूप की वो कल्पना नहीं कर सकते। तो दोनों सिटी स्टेट को ही सम्यक राज्य मानते हैं, ट्रू स्टेट मानते हैं। उसके बियॉन्ड न प्लेटो सोचता है न अरस्तु सोचता है, जबकि परिस्थितियां ऐसी थीं कि जब नगर राज्यों के लोप की स्थितियां बन चुकी थीं। फिर दोनों ही दासता के पक्षधर हैं, स्लेवरी की इंस्टीट्यूशन को दोनों लोग स्वीकार करते हैं, प्लेटो भी एरिस्टोटल भी। ये अलग बात है कि एरिस्टोटल ने उसकी एक थियोरी भी दी है, उसका एक जस्टिफिकेशन भी दिया, लेकिन प्लेटो की रचनाओं में भी जो दास्ता की संस्था है उसका पर्याप्त, उसका विवरण और उसका वर्णन उपलब्ध है। तो इसलिए दोनों स्लेवरी को भी जस्टिफाई करते हैं और दोनों ग्रीक और बारबेरियंस के डिस्टिंक्शन को भी मानते हैं, जो कि यूनानियों की एक सहज वृत्ति थी कि हम लोग सुपीरियर रेस के हैं और हमसे भिन्न जितने प्रकार के लोग हैं वो सब इन्फीरियर हैं, यानी बारबेरियंस हैं। तो ये कल्चरल प्राइड, या सिबली ने कहा कि दोनों कल्चर बाउंड हैं, यानी दोनों अपनी अपनी संस्कृतियों से बंधे हुए हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्लेटो ने अपनी कल्चर को ट्रांसेंड किया जब उसने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का प्रतिपादन किया, क्योंकि उसने महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष स्थिति प्रदान कर दी, जो कि यूनान के समाज में आमतौर से महिलाओं के विषय में जो धारणा नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रश्न पर हमको प्लेटो अपनी कल्चर को ट्रांसेंड करता हुआ भी, उसके परे जाता हुआ भी दिखाई पड़ता है और थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट रखता है, जबकि एरिस्टोटल हमेशा कंजर्वेटिव ही बना रहता है। वो हमेशा जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है उसी का प्रतिपादन करता है। तो ये है, लेकिन इसेंशियली दोनों अपनी कल्चर से बंधे हुए हैं, उसी के संदर्भ में विचार करते हैं। इसलिए जो ग्रीक प्रेजुडिसेस थीं वो हमें दोनों में समान रूप से दिखाई पड़ती। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दोनों विचारकों में भिन्नता तो है, लेकिन उस भिन्नता को बहुत अधिक एम्फेसाइज करना, ओवर एम्फेसाइज करना, वो शायद उसका परिणाम ये होगा कि दोनों के बीच जो इसेंशियल यूनिटी है उसको हम मिस कर जाएंगे अगर हम उस डिफरेंस को ओवर एम्फेसाइज करेंगे तो। और इस बात को एक बहुत बड़े समीक्षक 20वीं शताब्दी के हुए हैं टेलर, यूनानी दर्शन के बहुत बड़े विद्वान रहे। तो टेलर ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में कह दिया, Aristotle's final conclusions on all points of importance are hardly distinguishable from those of Plato. जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर
अरस्तु के निष्कर्ष वही हैं जो कि प्लेटो के निष्कर्ष हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। His final conclusions on all points of importance are hardly distinguishable from those of Plato. He is everywhere a Platonist. वो पूरी तरह से एक प्लेटोवादी है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि जो अरस्तु का भी जो इतना गहरा प्रभाव पड़ा परवर्ती दर्शन पर और परवर्ती राजनीतिक चिंतन पर, वो भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वो प्लेटो के प्रति निष्ठावान बना रहा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच मतभेद होते हुए भी उनके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दोनों के बीच एक वैचारिक एक सूत्रता, वैचारिक एक साम्यता, और ये साम्यता ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा प्रकट है, बजाय इसके कि जो दोनों के बीच मतभिन्नता है।